आज मैं आप लोगों को आर्थ्रोग्राफी के बारे में बताने वाला हूं। आर्थ्रोग्राफी क्या है? आर्थ्रोग्राफी जॉइंट का एक्सरे है। आप जानते हैं कि जॉइंट का एक्सरे तो किया जाता है। आपने जॉइंट्स का डिफरेंट एक्सरे लिया होगा, किसी भी जॉइंट का। ठीक है। जैसे कि एक्सियल व्यू लिया होगा, एपी व्यू लिया होगा, लैटरल व्यू लिया होगा, है ना। अलग अलग जॉइंट्स का इमेजिंग आप करते हैं। जैसे नी जॉइंट का हुआ, एंकल जॉइंट का हुआ, रिस्ट जॉइंट का हुआ। लेकिन आर्थ्रोग्राफी एक स्पेशल प्रोसीजर है जिसमें रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन नी जॉइंट या शोल्डर जॉइंट का किया जाता है। और जब यह जांच किया जाता है तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट एजेंट को डाला जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रोग्राफी इज एक्चुअली रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द जॉइंट बाय इंजेक्टिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन द ज्वाइंट में जब हम किसी तरह का कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं, रेडियो ओपेक डाई डालते हैं, तब हम लोग ज्वाइंट के स्पेस को देख सकते हैं और ज्वाइंट से के लिगामेंट्स को भी देख सकते हैं। आपको जैसा कि पता होगा कि हमारा जो ज्वाइंट्स होता है उसमें लिगामेंट्स भी होते हैं। अगर हम शोल्डर की बात करते हैं तो वहां पर रोटेटर कफ होता है जिसको हम लोग टेंडन के नाम से जान सकते हैं। और ये जितने भी जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कैप्सूल्स हैं, ये सब विजुअलाइज नहीं होते। अगर हम लोग जॉइंट का एक्सरे लेते हैं तो वहां पर हम लोग को सिर्फ बोनी अपीयरेंस नजर आता है, सिर्फ हड्डियां नजर आती हैं। लेकिन अगर हम आर्थ्रोग्राफी कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग वो चीज को भी विजुअलाइज कर सकते हैं जो चीजों को जनरल जॉइंट के एक्सरे में नहीं देखा जा सकता। ठीक है। तो आर्थ्रो का मतलब ही होता है ज्वाइंट। तो ज्वाइंट की जो रेडियोग्राफी होती है वो एक एग्जामिनेशन है ज्वाइंट का, नी या शोल्डर का। अब देखिए, आर्थ्रोग्राफी का दो टेक्निक हो सकता है। अगर हम उसमें चाहें तो डाई डाल सकते हैं और अगर हम चाहें तो उसमें एयर डालें। अगर हम लोग एयर डालते हैं तो उसको कहते हैं न्यूमो आर्थ्रोग्राफी। न्यूमो न्यूमो का मतलब होता है एयर। एयर डालने के बाद ज्वाइंट की इमेज लेने को हम लोग न्यूमो आर्थ्रोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं, रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट मीडियम को अगर ज्वाइंट के स्पेस में डालते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग सिंपली आर्थ्रोग्राफी कहेंगे। आर्थ्रोग्राफी आउटलाइन करती है सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट टिश्यू की आउटलाइन दिखा देती है और उसको हम विजुअलाइज कर दे सकते हैं एक रेडियोग्राफ में। जैसे कि मिनिस्कस हुआ, कार्टिलेज हुआ, लिगामेंट हुआ, जॉइंट का कैप्सूल हुआ और रोटेटर कफ हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया। यह सब एक्रोमियल बर्सा हुआ। ठीक है। तो अगर मान लीजिए बर्साइटिस है तो कैसे पता चलेगा जब तक हम लोग बर्सा को नहीं देखेंगे। तो ये सारी चीजों को विजुअलाइज करने के लिए ये जांच को किया जाता है। बहुत अच्छा जांच है। और इससे यह जो है एक्सरे के माध्यम से सबसे पहले किया जाता था जब सीटी स्कैन का उतना अच्छा से डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या एमआरआई जैसी चीज नहीं आई थी। लेकिन आजकल बहुत रेयर, वेरी सेल्डम ये आर्थ्रोग्राफी नाम की चीज होती है, लेकिन आपके सिलेबस में तो है। और इस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है, आज के डेट में भी कई जगह होती है। और हम लोग मिनिस्कस को या कार्टिलेज को या लिगामेंट को देखते हैं। सपोज दैट जैसे नी जॉइंट है तो नी जॉइंट की जो लिगामेंट होगी वो अगर टीयर कर गई, अगर वो टीयर कर गई, या मिनिस्कस जो है वो डैमेज हो गया, या कार्टिलेज में गड़बड़ी हो गई, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को हम कैसे बताएंगे? जब तक उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को हम नहीं बता सकते। आइए, यहां पर देखिए पर्पस बता रहा है। पर्पस बोले या दूसरे लैंग्वेज में हम बोले इंडिकेशन। तो इंडिकेशन क्या क्या होता है या इसका पर्पस क्या है? तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एब्नॉर्मेलिटी जो मिनिस्कस से रिलेटेड हो, कार्टिलेज से रिलेटेड हो, लिगामेंट से रिलेटेड हो। किसका? नी जॉइंट का। ठीक है। हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं शोल्डर की एब्नॉर्मेलिटी, जैसे कि वहां पर के रोटेटर कफ टर्न कर जाते हैं, जैसे सुप्रास्पाइनेटस टेंडन हुआ या इंफ्रास्पाइनेटस टेंडन हुआ, कोई टूट गया बॉलिंग करने के दौरान टूट गया, तो वो तो देख नहीं सकते, या एंटेरियर कैप्सूल के अरेंजमेंट को नहीं देख सकते। ये सारी चीज को विजुअलाइज की जा सकती है और डॉक्टर देख के उसकी माइक्रो सर्जरी करे या जिस तरह से भी वो ट्रीटमेंट करना चाहे वो ट्रीटमेंट कर सकता है।
ये जांच करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, तो हमें जो है एक फ्लोरोस्कोपी स्क्रीन चाहिए। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, ये रियल टाइम इमेज देता है। जैसे ही पेशेंट को रखा जाएगा, इमेज जो है आने लगेगी। ये इसमें हम लोग प्रोविडीन आयोडीन के सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं वहां पर के एरिया पंक्चर साइट को साफ करने के लिए। इसके अलावा लोकल एनेस्थेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि पेशेंट का वो हिस्सा जहां पर से निडल को पंक्चर करे वो सुन्न हो जाए और वहां से निडल को पंक्चर कर सके, ठीक है ना, और पेशेंट को तकलीफ नहीं हो, इसलिए लोकल एनेस्थेटिक की इस्तेमाल की जाती है। और क्या लिख रहा है, दो ठो, है ना, 20 गेज, 2 to 20 गेज निडल्स, है ना, दो से लेके दो दो से लेकर के 20 गेज का निडल, या दो 24 गेज का निडल, 3 ml की सिरिंज, ठीक है, हम लोगों को चाहिए। ठीक है, इतना सारी चीज है। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सब देख सकते हैं। आगे क्या बोलता है कि हम लोग इसमें लंबर पंचर निडल का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्चुअली में 22 गेज की होती है। ये आर्थ्रोग्राफी ऑफ शोल्डर ज्वाइंट के लिए बड़ा अच्छा होता है। वाटर सॉल्युबल रेडियो ओपेक डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अमाउंट हम लेंगे सिर्फ 4 से 5 ml। 4 स्टराइल स्पॉन्ज लेंगे, है ना, और स्टराइल टॉवेल लेंगे साफ करने के लिए, और इलास्टिक नी बैंडेज लेंगे बाइंड करने के लिए। स्टराइल स्पेसमेन कंटेनर लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, जब निडल को पंक्चर करेंगे तो जहां पर भी साइनोवियल ज्वाइंट होता है वहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, उसको थोड़ा सा निकाला जाता है और वो पैथोलॉजिकल पर्पस के लिए जाता है। कल्चर ट्यूब में डाल करके वो लोग फिर वो क्या करते हैं, जांच करते हैं कि किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है, क्या वो ऑस्टियोमाइलाइटिस का कंडीशन है कि किसी और तरह का कंडीशन है, क्या है वो पता चल जाएगा, इन्फेक्शन के बारे में पता चलेगा। स्ट्राइल एडहेसिव बैंडेज की जरूरत पड़ती है और शेव प्रिपरेशन किट की जरूरत पड़ती है, इससे कि जिस जगह से निडल को पंक्चर करेंगे वहां पर सबसे पहले शेविंग कर दिया जाता है। शेव करके जो भी हेयर्स वगैरह या रोआ है उसको हटा दिया जाएगा और उस जगह को फिर साफ किया जाएगा, है ना, कि अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन ना जाए। चलिए सबसे पहले आते हैं पेशेंट के प्रिपरेशन के लिए। पेशेंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है प्रोसीजर के बारे में। ऑप्टेन ले और प्राप्त करते हैं हमसे उनसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, उस पर सिग्नेचर करा के ले लेंगे। एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन दैट दिस टेस्ट परमिट एग्जामिनेशन ऑफ ज्वाइंट, उसको बता देंगे कि भाई देख लो कि तुम्हारा जो अभी टेस्ट होने वाला है तुम्हारे ज्वाइंट से संबंधित जो रोग है उसको हम पता कर ले सकते हैं, है ना। तो हम तुम्हारे इस तरीके से हम तुम्हारे ज्वाइंट का सारा इंफॉर्मेशन पता करेंगे। यहाँ पर कोई भी फूड और फ्लूइड से रिस्ट्रिक्शन नहीं की जाती है पेशेंट को, लेकिन मैं अपने तरफ से सलाह देता हूँ कि फिर भी लो डाइट पे ही रहना चाहिए, इसलिए कि चूंकि कॉन्ट्रास्ट एजेंट डालते हैं तो कभी कभी पेशेंट को क्या होता है कि वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, इसलिए लाइट डाइट रहे ज्यादा अच्छा है। एक्सप्लेन करेंगे फ्लोरोस्कोप इज डिफरेंट देन ऑर्डिनरी एक्सरे मशीन। एक आम मामूली एक्सरे मशीन में अगर फ्लोरोस्कोप कर रहे हैं तो वो उससे क्वाइट डिफरेंट टेक्निक होती है, ठीक है। ये डॉक्टर को तुरंत ट्रैक करने के लिए देखता देता है कि कॉन्ट्रास्ट मीडियम ज्वाइंट स्पेस में भरा के नहीं, ठीक है। हम इन्फॉर्म कर देंगे कि स्टैंडर्ड एक्सरे फिल्म भी ली जाएगी जब कॉन्ट्रास्ट मीडियम को डिफ्यूज किया जाएगा तब, ठीक है। उसको एक्सपोजर देने के बाद फिल्म ली जाती है, उसकी हार्ड कॉपी जो डॉक्टर को दिखाएगा। आज के डेट में क्या होता है कि वो कंप्यूटर में जाकर के जमा होता है और कंप्यूटर से हम लोग डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालते हैं, क्योंकि आज के डेट में हम लोग के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है। पेशेंट को कहेंगे कि आप थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन महसूस करेंगे। टिंगलिंग का मतलब होता है थोड़ा झुनझुन्नी टाइप का होना, और प्रेशर इन ज्वाइंट, ज्वाइंट में थोड़ा सा दबाव महसूस होगा जब कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट किया जाएगा, है ना, या एनेस्थेटिक एजेंट को दिया जाएगा। और हम क्या कहेंगे कि आप उस समय क्या करें, स्टिल कंडीशन में रहेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि निडल को पंक्चर करना है तो कहाँ पर से करना है। मेरा तार तो उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए मैं खड़ा हो रहा हूँ
और मैं अपना नी जॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मेरा नी जॉइंट है। तो नी जॉइंट में ये यहाँ पर दबाइएगा ना तो क्या होगा, थोड़ा गड्ढा का एहसास होगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला साइड, ठीक है। आप लोग भी अपना फोल्ड करके चेक कर सकते हैं। तो ये पैटेला है। पैटेला के बाद यहाँ पे क्या है, गड्ढा टाइप का लगता है इधर और इधर। यहीं पर से जो है जगह स्पेस बना के निडल को पंक्चर करता है। और जब निडल को पंक्चर करेगा तो उस कंडीशन में अंदर से फ्लूइड निकलेगी, साइनोवियल फ्लूइड। और वो साइनोवियल फ्लूइड जो है जाती है जांच के लिए। क्या चीज के लिए? जांच के लिए जाती है, ठीक है। और वो उतना जगह तो खाली हो गया, जितना साइनोवियल फ्लूइड निकाला गया, तो उतने जगह पर कॉन्ट्रास्ट एजेंट पंक्चर किया जाता है। Stress that importance of his cooperation in assuming various positions, since film must be taken quickly as possible to ensure ऑप्टिमल क्वालिटी। तो हम लोग को ये चीज पे दबाव देना है कि उसका कॉपरेशन हमको पूरा मिले, भरपूर तरीके से अपने पेशेंट का सहायता मिले। हम जिस तरह के पोजीशन को करना चाहें उसके नी जॉइंट के लिए या शोल्डर जॉइंट के लिए वो हमें कॉपरेट करे, और हम फिल्म्स को ले सके, जल्दी जल्दी फिल्म्स को ले सके, अच्छे क्वालिटी वाली फिल्म्स को ले सके। पेशेंट की हिस्ट्री प्राप्त करना है। हाइपर सेंसिटिविटी, चेक पेशेंट हिस्ट्री फॉर हाइपर सेंसिटिविटी। आप ये चेक कर लीजिए कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है लोकल एनेस्थेटिक से, या आयोडीन से, या सी फूड से, या अदर तरह के डाई से, या उसको कभी पेनिसिलिन का इंजेक्शन पड़ा होगा, उससे तो उसको जो है तुरंत वो सेंसिटिव है कि नहीं। बात समझ रहे हैं ना? या कोई ऐसा टेस्ट हुआ हो या नहीं, तो ऑटो के पीछे बैठता है तो उसके धुआं से तो कहीं उसको वॉमिटिंग जैसा नहीं लगता है। तो उस तरह के पेशेंट जो है बहुत हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पर हम लोग को ज्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। इस टेस्ट के तुरंत पहले शेव कर देते हैं उस एरिया को, है ना, जहां पर जो पंक्चर साइट है उसको हम लोग साफ करेंगे। इफ ऑर्डर्ड, सजेस्ट दैट पेशेंट एम्प्टी हिज ब्लैडर। पेशेंट को सजेस्ट करना है कि अपने एम्प्टी को, अपने ब्लैडर को वो खाली कर ले प्रोसीजर के पहले। देखिए ब्लैडर खाली होगा तो बीच में उसको पेशाब नहीं लगेगा और वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जो प्रोसीजर को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, नहीं तो बीच में वो डिस्टर्ब कर देगा। बच्चा की तरह, सर मैं गो टू टॉयलेट प्लीज। अब कोई कोई बात में बात हुआ, अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, निडल निकाल के पंक्चर किए हुए वो बोल रहा है, तो वहां पर तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहले ही पेशेंट भी प्रिपेयर्ड हो जाए। अब आते हैं प्रिकॉशंस में। प्रिकॉशन क्या 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 लेंगे प्री प्रोसीजर में? ये दिस प्रोसीजर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ये जो प्रोसीजर है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान। कोई वो महिला अगर प्रेग्नेंट होगी तो उसका आर्थ्रोग्राफी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप डाई हुई की बात तो छोड़िए, एक्सरे आप दे रहे हैं ना, और एक्सरे जो है अलाउड नहीं है प्रेग्नेंट लेडी में, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं उसका साइड इफेक्ट है। फॉर पेशेंट विथ एक्टिव अर्थराइटिस उसका भी टेस्ट नहीं करना है। जो लोग प्री प्रोसीजर करना नहीं है, जिनका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या ज्वाइंट इन्फेक्शन है ना। प्रीवियर प्रीवियस सेंसिटिविटी, या किसी को पहले सेंसिटिविटी रह चुका है रेडियोपिक मीडियम से, समझ रहे हैं ना बात, तो वहां पर भी ये सब जगह पर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आप नहीं कीजिए, उन उस तरह के पेशेंट को छांट दीजिए। पोस्ट प्रोसीजर केयर, नहीं तो अपने फिजिशियन से बात कीजिए कि वो कुछ अल्टरनेटिव उपाय का इस्तेमाल करे। इनकम्प्लीट एस्पिरेशन ऑफ ज्वाइंट फ्लूइड, डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया डिमिनिश द क्वालिटी ऑफ फिल्म। अगर हम लोग एस्पिरेशन कम मात्रा में करते हैं अंदर के साइनोवियल फ्लूइड को, तो फिर वहीं पे आप कॉन्ट्रास्ट मीडियम डालेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडियम अंदर में अगर पहले से बचा हुआ ज्यादा फ्लूइड रहेगा उससे मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या होगा, उसकी वजह से इमेज उतनी अच्छी नहीं आएगी। फ्लूइड जो है डाइल्यूट कर जाएगा ना, कंट्रास्ट मीडियम डाइल्यूट कर जाएगा फ्लूइड के साथ, है ना, साइनोवियल फ्लूइड के साथ, तो उसकी इमेज, उसकी डेंसिटी उतनी हाई नहीं रह पाएगी, तो हो सकता है कि इमेज उतनी बेहतर नहीं आए। इम्प्रॉपर इंजेक्शन टेक्निक में कॉज मिसप्लेसमेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडियम। अगर नौसिखिया है, सही से अगर इंजेक्शन सही साइट पर नहीं दे सकता है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया गलत जगह पर चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड ओकेजनल इंजेक्शन एट पंक्चर साइट। कभी कभी
कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो जाते हैं ओकेजनली इंजेक्शन देने पे पंक्चर साइड में। इसलिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। वो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। पोस्ट प्रोसीजर केयर में हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट द जॉइंट फॉर 12 आवर। जब ये जांच होगी तो 12 घंटे तक पेशेंट जो है हिले डुलेगे नहीं, अपने एक जगह पे ही रहेंगे। इफ आर्थ्रोग्राफी वाज परफॉर्म, अगर आर्थ्रोग्राफी को परफॉर्म किया गया है तो नी को रैप कर दिया जाता है, एक इलास्टिक बैंडेज से बांध दिया जाता है। इफ ऑर्डर्ड एंड इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कीप बैंडेज इन प्लेस फॉर सेवरल डे, और बैंडेज को एक जगह पर रहने देते हैं कई, है ना, कई दिन तक। नहीं तो वहां पे जो पंक्चर साइट है ना, वहां से लीकेज होने लगेगा, वहां से हो सकता है ब्लड उलड भी निकलने लगे। तो जब तक हील अप नहीं होगा तब तक बैंडेज पेशेंट को नहीं हटाना है। इन्फॉर्म द पेशेंट दैट ही में एक्सपीरियंस सम स्वेलिंग और डिकम्फर्ट, पेशेंट को बताना है कि जहाँ पंक्चर साइट है वहां पर थोड़ा सा सूजन आ जाएगी और तुमको डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा। मे हियर क्रिप्टस नॉइज, वह कड़कड़ाहट की आवाज उसको महसूस होगी ज्वाइंट पर, है ना, आफ्टर द टेस्ट, टेस्ट के बाद। बट दी सिम्टम यूजुअली डिसअपियर, लेकिन ये सारे जो सिम्टम होते हैं वो धीरे 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 खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होते हैं? वो 1 से 2 दिन में। टेल हिम टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर इफ सिस्टम सिम्टम परसिस्ट, ये सिम्टम अगर रह जाते हैं 1-2 दिन के बाद नहीं ठीक होते हैं तो तुरंत इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एडवाइस हिम टू अप्लाई आइस, उसको एडवाइस करना है कि जहां पर ज्वाइंट, जहां पर से पंक्चर किया गया था उस जगह पे स्वेलिंग अगर हो जाती है तो वहां पर आइस को अप्लाई करेगा। वो एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है, ठीक है, वहां पर के सूजन को कंट्रोल करेगा। और एनाल्जेसिक ड्रग लेंगे, पेन के लिए दर्द वाली दवा लेंगे, जैसे कि टाइलो टाइ टाइलिनोल या एस्पिरिन, टाइलिनॉल या एस्पिरिन नाम की दवा को दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। अब तो हम एस्पिरिन के बारे में ये कहेंगे, एस्पिरिन को तो फॉरेन कंट्री में बैन कर दिया गया है क्योंकि इसका साइड इफेक्ट जो है किडनी पे भी होता है। हम लोग कोई दूसरे जॉइंट के दूसरे एनाल्जेसिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा? आर्थ्रोग्राफी एक्यूरेटली डिटेक्ट मिनिस्कस टीयर, मिनिस्कल टीयर को हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मिनिस्कल टीयर हो जाता है ना, तो उसको हम लोग देख सकते हैं, या लेसरेशन हो जाता है 90% एंड 95% केसेस में, है ना। सिंस इंटायर ज्वाइंट लाइनिंग इज ओपिफाइड, इंटायर ज्वाइंट की लाइनिंग वो ओपिफाई हो जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आर्थ्रोग्राफी डेमोन्स्ट्रेट करता है एक्स्ट्रा मिनिस्कल लीजन, मिनिस्कस के अलावा अगर वहां पर किसी तरह का लीजन हो, लीजन यानी कि टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन को देख सकते हैं, सच एज ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, है ना, और कॉन्ड्रोमाइलेसिया पैटेला, है ना, ऑस्टोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर, कार्टिलेजेनियस एबनॉर्मेलिटी, साइनोवियल एबनॉर्मेलिटी, टीयर्स ऑफ द क्रूशिएट लिगामेंट, है ना, और या कोलैटरल लिगामेंट, या डिसरप्शन ऑफ द जॉइंट कैप्सूल, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं, ये सारी एबनॉर्मेलिटी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स में आ जाइए। आर्थ्रोग्राफी डेमोन्स्ट्रेट करती है शोल्डर की भी एबनॉर्मेलिटी, है ना, एडहेसिव एडहेसिव कॉजुअलिटीज, बाइसिपिटल, है ना, टॉन्सोसाइनोवाइटिस, है ना, या रप्चर एंड रोटेटर कफ टीयर, रप्चर हो जाए या रोटेटर कफ का टीयर हो जाए, या अंदर में जो कैप्सूल होता है वो रप्चर कर जाए, है ना। ये इवेल्युएट करता है, ऑल्सो इवेल्यूट एक्सटेंट डैमेज फ्रॉम रिकरेंट डिसलोकेशन, अगर रिकरेंट डिसलोकेशन हुआ है तो उसके वजह से भी सॉफ्ट टिश्यू जो है डैमेज हो जाती है, उसको भी देख सकते हैं। घुटना का जो आर्थ्रोग्राम होता है वो कैरेक्टरिस्टिक वेज शेप का शैडो बनाता है, और ये हमको इंटीरियर रीजन में ज्वाइंट के इंसिडेंस
वो जॉइंट को इंडिकेट करेगा, है ना। उसका नॉर्मल मीडियल मिनिस्कस को दिखाएगा, और नॉर्मल शोल्डर, अगर शोल्डर की बात होती है तो शोल्डर का आर्थ्रोग्राम जो है बाइसिपिटल टेंडन के शीट, है ना, रीड्यूएंट इंफीरियर जॉइंट कैप्सूल और सब कैप्सुलर बर्सा को दिखाएगा। उसके वो कितना इंटैक्ट है ये सारी चीज को दिखा सकता है। इसके बाद आते हैं बोन सिंटिग्राफी, लेकिन उसके पहले हम ले लेते हैं अटेंडेंस।